छोटा सा बच्चा जो स्कूल जाता है, कार्टून देखता है, वही बच्चा आगे चलकर एक डेंजरस क्रिमिनल बन जाता है। ये कैसे होता है? क्या कोई क्रिमिनल जन्म लेता है या उसे क्रिमिनल बनाया जाता है? ऐसा ही एक शख्स था रिचर्ड रेमिरेज। रिचर्ड को बचपन में ब्रेन इंजरी हुई थी, जिसके कारण उसके ब्रेन की इम्पल्स कंट्रोल करने की एबिलिटी कम हुई थी, यानी कि उसे गुस्सा कंट्रोल कर पाना उसके लिए बहुत टफ था। ऊपर से उसका घर का एनवायरनमेंट भी बहुत वायलेंट था। उसके फादर अक्सर वायलेंट रहते थे और सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस था उसका कजन मिगेल। मिगेल एक वियतनाम वॉर वेटरन था, लेकिन सिर्फ वो एक सोल्जर ही नहीं था, वो एक कोल्ड ब्लडेड किलर था। मिगेल अपने वॉर क्राइम्स के पिक्चर्स रिचर्ड को दिखाता था। मिगेल ये दिखाता था कि उसने वियतनाम के लोगों को किस तरीके से किल किया। मिगेल के पास बहुत सारे फोटोग्राफ्स थे। उस टाइम रिचर्ड सिर्फ 13 साल का था और 13 साल के बच्चे के लिए ये कितना अनहेल्दी हो सकता है, साइकोलॉजिकली डिस्टर्बिंग हो सकता है। इस सिचुएशन में रिचर्ड एकदम वल्नरेबल था। एक तरफ उसकी ब्रेन इंजरी ने उसके साइकोलॉजी को वीक कर दिया था और दूसरी तरफ उसके रिलेटिव्स और फैमिली ने वायलेंस को एकदम नॉर्मलाइज करके रखा हुआ था उसके अलावा। इन्हीं कारणों की वजह से रिचर्ड आगे चलकर खुद एक सीरियल किलर बन जाता है। रिचर्ड के बचपन में उसके फादर उसे बहुत मारा पीटा करते थे और बहुत बार ऐसा होता था कि वो अपने घर में ना सोकर अपने एरिया के सिमेट्री में सोते थे और अक्सर उसके फादर वहां आकर उसे पकड़ लेते थे और उसे कुर्सी फिक्स पर लटकाकर बांध दिया करते थे और रात भर रिचर्ड को वहीं छोड़ देते थे। ऐसा कई बार हुआ है उनके बचपन में उनके साथ। धीरे धीरे करके वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं। फिर उसके बाद क्राइम्स के बारे में, किलिंग्स के बारे में जानते हैं तो उनको अच्छा लगने लगता है। ये एक वियर्ड चीज है। जब भी उसका कजन उसे स्टोरी सुनाता है उसके बाद कि कैसे उसके कजन ने किलिंग्स की है, तो वो स्टोरीज उसे फैसिनेट करती है, उसे एक्साइटिंग लगती है और आगे चलकर वो भी क्राइम में शामिल हो जाता है। कोई छोटा मोटा क्राइम नहीं, वो सीवियर क्राइम्स कमिट करने लगता है। सीवियर क्राइम से मेरा मतलब है किलिंग्स। फर्स्ट किलिंग वो जब करता है जब वो सिर्फ 13 साल का ही हो और आगे उसने बहुत सारी किलिंग्स की हैं। मैं उन सभी किलिंग्स के डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैंने रिसर्च के दौरान उसके क्राइम्स को पढ़ा और वो मुझे काफी डिस्गस्टिंग लगा। ऑनेस्टली बताऊं तो जो रिचर्ड के बचपन की स्टोरीज को पढ़कर जो उसके लिए जो सिंपैथी आई थी मेरे अंदर, वो सिंपैथी भी खत्म हो गई एक्चुअली, क्योंकि उसने क्राइम से इतने सीवियर करे हैं और सिर्फ वो औरतों को ही मारता था और इस कारण से उसका नाम नाइट स्टॉकर भी पड़ा था। नाइट के टाइम स्टॉक करता था और फिर उनको जान से मार देता था। सीरियल किलर्स के साथ एक चीज इंटरेस्टिंग है कि जब आप उनकी बचपन की स्टोरीज पढ़ोगे तो आपको उसके लिए सिंपैथी आएगी आपके अंदर, लेकिन जैसे उसको और डिटेल में समझोगे तो आपको बहुत ही डिस्गस्टिंग फील होगा, क्योंकि वो उसका माइंड तो काम कर ही रहा था, वो सारे डिसीजन कॉन्शियसली ले रहा था। इस सिचुएशन में हुआ ये कि वो इंसेंसिटिव हो गया था, फीलिंग्स को एंजॉय करने लगा। इस पॉइंट पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो भी रिचर्ड के साथ हुआ, जो रिचर्ड ने आगे चलकर किया, वो उसके परवरिश के कारण था। क्या ये जो सीरियल किलर्स होते हैं, इसका रीजन सिर्फ इनका परवरिश यानी कि नर्चर है या फिर कुछ और? इसे और डिटेल में समझने के लिए हम एक और केस को देखते हैं। ये स्टोरी है टेड बंडी की। एक बच्चा जो देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगता था, स्कूल में पढ़ने वाला, कॉलेज जाने वाला, वो कैसे एक डेंजरस प्रेडेटर बन जाता है। ये कहानी है टेड बंडी की। रिचर्ड रेमिरेज के केस में एनवायरनमेंट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, लेकिन टेड बंडी अलग था। उसके घर में एक्सट्रीम वायलेंस या गैंग्स नहीं थे। बचपन में थोड़ा फैमिली ड्रामा था। उसकी माँ ने उसे बहन बनकर पाला। टेड बंडी के माँ ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि टेड बंडी के फादर उनके साथ नहीं रहते थे, इसलिए उनके माँ ने ऐसा बताया कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स उसके पेरेंट्स हैं। और बाद में जब बंडी को सच पता चला तो उसका ट्रस्ट टूट गया, लेकिन उसके अपब्रिंगिंग में उतना हार्डकोर वायलेंस नहीं था जितना रेमिरेज के केस में था। बंडी इंटेलिजेंट था, चार्मिंग था, कॉलेज गया, लॉ स्कूल ज्वाइन किया। मतलब सरफेस पे वो एक नॉर्मल एम्बिशियस इंसान लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर एक डार्क वर्ल्ड चल रहा था। सैडिस्टिक फैंटेसीज, कंट्रोल और डोमिनेशन का ऑब्सेशन। टेड बंडी के केस में ऐसा लगता है कि नेचर ने ही उसे डेंजरस बनाया। साइकोपैथी के सारे साइंस थे, सुपरफिशियल चार्म, मैनिपुलेटिवनेस, एम्पैथी की कमी। उसने अपने दिमाग और चार्म को एक वेपन की तरह यूज किया, लोगों को ट्रस्ट दिलाया और फिर उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाया। टेड बंडी ने जितने भी क्राइम्स किए वो सारे एडल्टहुड में किए। बचपन में उन्होंने कोई सीवियर क्राइम नहीं किए। क्राइम से मेरा मतलब अगेन यहाँ किलिंग्स है, लोगों की किलिंग्स। टेड बंडी जब कॉलेज में था वो पॉपुलर था अपने प्रोफेसर्स के बीच।
उसके प्रोफेसर्स उसे पसंद भी करते थे, लेकिन कॉलेज के बाद उसने किलिंग से स्टार्ट कर दी। टेड बंडी के क्लोज लोगों का जब इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने बताया कि टेड को कभी देख के ऐसा नहीं लगा कि वो एक क्रिमिनल है। वो एकदम नॉर्मल पढ़ा लिखा इंसान दिखता था। आगे चलकर उसने एक पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन कर ली थी। जब उसको जेल में ले जाया गया उस टाइम वो कई बार जेल से भागा, और जेल से भागने के बाद उसने फिर से क्राइम किया। और जब वो जेल में था उस टाइम वो लॉ को स्टडी करता था। उसने खुद अपने केस को डिफेंड करने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहा। अंत में उसको इलेक्ट्रिक चेयर में शॉक देके मार दिया गया। लेकिन इस बात पर गौर करना जरूरी है कि हर बच्चा जिसका एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो या उसके पेरेंट्स सपोर्टिव ना हो वो आगे चलकर एक क्रिमिनल ही बने, ये जरूरी नहीं। एक थियरी है मोफिट्स 1993 थियरी। इस थियरी के अकॉर्डिंग क्रिमिनल्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक वो जो लाइफ लॉन्ग क्रिमिनल्स होते हैं, इस थियरी में इसको LCP यानी कि लाइफ कोर्स परसिस्टेंट ऑफेंडर्स कहते हैं। दूसरे वो जो सिर्फ अपने टीन एज में क्राइम करते हैं, उसको एडोलसेंस लिमिटेड ऑफेंडर्स यानी कि AL ऑफेंडर्स कहते हैं। जो लाइफ लॉन्ग ऑफेंडर्स होते हैं वो बहुत ही यंग एज में क्रिमिनल बिहेवियर शो करना शुरू कर देते हैं। और 10 साल की एज से ही कुछ ना कुछ क्रिमिनल बिहेवियर शो करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि रिचर्ड रेमिरेज ने शो किया। रिचर्ड रेमिरेज ने फर्स्ट किलिंग 13 की एज में किया था, जो क्लोज टू 10 है। और ये जो क्रिमिनल्स होते हैं लाइफ लॉन्ग परसिस्टेंट ऑफेंडर्स, ये लाइफ लॉन्ग क्राइम करते रहते हैं। और LCP इस कैटेगरी में रिचर्ड रेमिरेज को फिट किया जा सकता है, क्योंकि उसने भी बहुत यंग एज से क्रिमिनल बिहेवियर या उससे रिलेटेड बिहेवियर शो करना शुरू कर दिया था। 10 साल के आसपास के एज में ही उसने ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया था। और जो LCP ऑफेंडर्स होते हैं यानी कि जैसा रिचर्ड रेमिरेज था, उनके क्राइम करने के पीछे पुअर पेरेंटिंग, जो कि गैस करना बहुत टफ नहीं है, एक मेजर रीजन होता है। जो AL ऑफेंडर्स हैं जो सिर्फ अपने टीन एज में ही क्राइम करते हैं और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो क्राइम करना छोड़ देते हैं। ये 13 से 17 के एज ग्रुप के होते हैं ज़्यादातर, और ये सबसे ज़्यादा क्राइम करते हैं जब उनकी एज 17 होती है। जनरली जितने भी क्रिमिनल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा एक्टिव एज 17 के आसपास ही होते हैं, यानी कि वो जब वो 17 साल के होते हैं तो सबसे ज़्यादा क्राइम करते हैं। और ये जो एडोलसेंस लिमिटेड ऑफेंडर्स हैं ये 20-21 साल के होते होते क्राइम करना बंद कर देते हैं। एक ऐसा नाम जो दुनिया के सबसे डेंजरस और मैनिपुलेटिव सीरियल किलर्स में गिना जाता है। पर सवाल ये है, बंडी को समझाया कैसे जा सकता है? आंसर मिलता है साइकोपैथी थियरी से। साइकोपैथी एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है जिसमें बंदे के अंदर होती है सुपरफिशियल चार्म, मैनिपुलेटिवनेस, एम्पैथी की कमी, इंपल्सिव बिहेवियर और क्रिमिनल वर्सेटिलिटी। इन सभी को समझते हैं आगे। अगर हम टेड बंडी को इस लेंस से देखें तो वो ऑलमोस्ट एक टेक्स्ट बुक साइकोपैथ था। सबसे पहले सुपरफिशियल चार्म, बंडी हैंडसम था, रिलेटिवली हैंडसम था मेरे अकॉर्डिंग। मैंने आपको उसकी कुछ पिक्चर्स दिखाई, पता नहीं वो आपको कैसा लगा, लेकिन मुझे लगता है वो रिलेटिवली हैंडसम था और लोगों को इजीली इंप्रेस कर लेता था। कोर्ट रूम में भी उसके फैंस बन गए थे एक्चुअली, क्योंकि वो क्रिमिनल जैसा दिखता ही नहीं था। दूसरा, मैनिपुलेटिवनेस, अपने विक्टिम्स को फेक इंजरीज दिखाकर उनसे हेल्प मांगता था। अक्सर वो फेक प्लास्टर अपने हाथ पे लगा लेता था और अपने विक्टिम के पास जाके कहता था कि मेरे हाथ में चोट लग गई है और मुझे मेरे कार तक छोड़ दो, और फिर वो नॉर्मल अपना क्रिमिनल प्रोसीजर शुरू कर देता था। तीसरा है लैक ऑफ एम्पैथी। उसने जब कन्फेस किया कि उसने ही ये सारे क्राइम्स किए हैं तब भी उसके अंदर कोई गिल्ट दिखाई नहीं दे रहा था। विक्टिम्स को उसने ऑब्जेक्ट्स की तरह यूज किया। और चौथा है क्रिमिनल वर्सेटिलिटी, मतलब ये लोग क्राइम अपना एक तरीके से नहीं करते हैं, ये अपने क्राइम में भी काफी क्रिएटिव और वर्सेटाइल होते हैं। बंडी का वायलेंस एक ही टाइप का नहीं था, उसके क्राइम्स एस्केलेट करते गए और वो हर बार नई स्ट्रेटजी यूज करता था। साइकोपैथी थ्योरी ये कहता है कि ऐसे लोग नॉर्मल इंसान के जैसे दिखते हैं पर उनके अंदर उनका दिमाग का इमोशनल सर्किट अलग होता है। वो फियर और एम्पैथी को वैसे प्रोसेस नहीं करते जैसे बाकी नॉर्मल लोग करते हैं। इसी वजह से बंडी इतना डेंजरस था, क्योंकि वो एक मास्क पहनता था नॉर्मल इंसान का, पर अंदर से उसमें इमोशंस की जगह एक खाली स्पेस थी। तो टेड बंडी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है नेचर ड्रिवन साइकोपैथी का। ना सिर्फ उसने अपने चार्म और इंटेलिजेंस को एक वेपन की तरह यूज किया, बल्कि अपने अंदर की एम्पैथी की कमी को एक डेडली पावर में बदल दिया। इसी वजह से साइकोलॉजिस्ट आज भी कहते हैं टेड बंडी वॉज नॉट जस्ट अ किलर, ही वॉज अ साइकोपैथ इन ह्यूमन स्किन।